नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज हम सॉल्व किए थे सुबह दृष्टि आईएएस संस्थान का पेपर नंबर 11। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ध्येय आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर। किसके लिए? यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2023 के लिए। जो बच्चों एग्ज़ाम कब होने वाला है, वो हमारा एग्ज़ाम 14 मई 2023 को होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर ध्येय आईएएस संस्थान का। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों हमारा आज का ध्येय आईएएस संस्थान का पहला क्वेश्चन है, ज़रा उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो बनाए जाते हैं उनके निर्णयों को आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में किस एक्ट के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनौती दे सकते हैं। यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपके अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 गा के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के चुनौती के संबंध में, तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा 323 का के अंतर्गत, क्योंकि यदि यहाँ पे अगर डिस्कस कर लिया जाए अनुच्छेद 324 आपके चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। 243 आपके पंचायत के संबंधित है पंचायत के संबंधित है, और 343 की अगर हम बात करें ये आपका संघ की राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? संघ की राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो ये अपने क्या हुए, अन्य आर्टिकलों के बारे में हो गया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, पंचायत की संरचना संबंधी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 323 का के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। राज्य विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है। ठीक है बात। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। विधानसभा के द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका राज्य विधान परिषद कौन सा है, तो राज्य विधान परिषद आपका स्थायी सदन है। ये बात कैसी है? ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें कौन सा सत्य ढूंढना है? हमें असत्य बात ढूंढनी है जो इसके बारे में कही गई है। तो बच्चों यदि हम बात करें यहाँ पर 2/3 सदस्य, कितने बोला गया है यहाँ पे? 2/3 सदस्य। तो बच्चों यहाँ पे 2/3 सदस्य नहीं है, यहाँ पे कितना है? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, और हमें जो सही नहीं है वही खोजना था। तो हमारा बी स्टेटमेंट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यदि हम विधान परिषद के बारे में बात करें तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत एक अनुमोदन द्वारा इसकी संरचना और इसके समापन यानी सृजन और इसके समापन के बारे में बताया गया है।
ठीक है बच्चों, सृजन और समापन दोनों एक ही के बारी के अंतर्गत बताए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। ठीक है, दो स्तर, पंचायती राज के 2 स्तर के बारे में बताया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, ओके, पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा ऑप्शन है LM सिंघवी समिति। तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति। चौथा ऑप्शन है PK थुंगन समिति। तो पंचायती राज के 2 सदन हों या 2 स्तरीय हो, ये बात अशोक मेहता समिति ने 1977 में बताई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं 4 में क्या है। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग करना, ये बात किस में कही गई है, ए ऑप्शन में कही गई है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये बात बी में कही गई है। राष्ट्रीय संग्राम के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को व आदर एवं पालन करना, ये बात सी में कही गई है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये ऑप्शन डी में कहा गया है। तो बच्चों, यदि हम मूल कर्तव्यों में कौन सी बात वर्णित नहीं है, तो हमारी बी जो पॉइंट है वो वर्णित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हम लोग 5 देखते हैं। फाइव देखें जरा हम लोग। 5 है प्रोटेम स्पीकर से संबंधित, उसे समझते हैं। प्रोटेम स्पीकर के संबंधित क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब नई लोकसभा गठित होती है तो उनमें से कोई वरिष्ठतम सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और उसका काम केवल क्या है, शपथ दिलाने का होता है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ए में केवल एक बात की गई है, बी में केवल 2 बात की गई है, सी में 1 तथा 2 दोनों कहा गया है, डी में ना 1 ना 2 दोनों गलत बताए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों बातें पूर्णतः कही सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। यानी कम से कम कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात कही गई है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 371H, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 371G, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 371I। तो गोवा को विशेष विधानसभा के लिए कहा गया है वो है अनुच्छेद 371D के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर।
जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दो कथन ए दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं किंतु राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। चलिए कथन कारण देखते हैं। आर क्या कह रहा? अब राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बात की गई है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला कूट दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, देखते हैं आगे। बी में क्या कहा गया? ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत हैं। ठीक है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कथन बोला गया है वो पूर्णतः गलत है। क्या है? पूर्णतः गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं किंतु राज्य विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है जो इसमें बोली गई है। नेक्स्ट चलें। राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के राष्ट्र निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये भी बात बिल्कुल कारण सही बताया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या मतलब हुआ? ए गलत आर सही, ये चीज़ हमें मिलेगी ऑप्शन नंबर डी में, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग द्वारा की गई है? ऑप्शन ए राजमन्नार आयोग, ऑप्शन बी सरकरिया आयोग, ऑप्शन सी पुंछी आयोग, ऑप्शन डी द्वितीय केंद्र प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। तो अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में कृषि सहकारिता उद्योग के लिए की गई है। ये बात सरकरिया आयोग द्वारा 1983 में बताई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास और देखते हैं 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसे समझिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए नंबर 1 इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नंबर 2 इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। चलिए देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, या सी 1 और 2 दोनों, या डी ना 1 ना 2। तो बात क्या किया गया है? इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये बात सही है। यह प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। ये दोनों बातें बच्चों कैसी हैं? ये दोनों बातें बच्चों बिल्कुल सही हैं क्योंकि चौथा भाग हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड है। किससे बच्चों? राज्य के नीति निदेशक तत्व। किससे रिलेटेड है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड है, यानी दोनों कथन सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और 10 को समझते हैं। क्या 10 कह रहा है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी अनुच्छेद 337 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात किसमें की गई है? तो इसमें बात करें तो आपके अनुच्छेद 330 के अंतर्गत SC ST के लिए आरक्षण की बात लोकसभा के लिए की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। देखिए जरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? ए धार्मिक समानता, बी राजनीतिक समानता, सी सामाजिक समानता या डी आर्थिक समानता। तो अनुच्छेद 17 और 18 के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, यानी छुआछूत के समाप्ति की बात की गई है, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। किसका किया गया है बच्चों? उपाधियों का अंत किया गया है। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और उसे समझते हैं। 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन सी दंडित कैदियों के क्षमादान करना, ऑप्शन डी राज्यों एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। तो कौन सा कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? इसे समझिए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है आर्टिकल 32 में। न्यायिक पुनरावलोकन भी दिया गया है भारतीय संविधान में। दंडित कैदियों को क्षमादान करने की शक्ति, ये जो शक्ति है ये बच्चों राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। और जबकि ये शक्ति आपके सुप्रीम कोर्ट में ही है, यानी आंसर नंबर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाता है और इसे समझते हैं कि इसके ऑप्शन कौन से सही होंगे। ठीक है बच्चों, जरा समझते हैं हम लोग 13 में। ठीक है, देखें जरा 13। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद हैं, सूची 2 में प्रावधान हैं। पहला प्रावधान किया गया है 320 ए में अनुच्छेद 330 है, अनुच्छेद 323 ए है या और अनुच्छेद 324 के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 320 के बारे में, तो बच्चों 320 कहता है क्या? 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्यों को डिफाइन किया गया है किसमें? 320 में। ऐसे ही अगर हम बात करें अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण की बात की गई है। 323 ए में अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है, और 324 के बारे में बात करें तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अगर हम यहीं पे नंबरिंग कर दें तो बच्चों ये नंबरिंग होगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन ए में दिया गया है 3, 4, 1, 2, ठीक है। ऑप्शन बी में 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी में 3, 4, 2, 1 और ऑप्शन डी में 4, 3, 2, 1। तो कौन सा सटीक बैठ रहा है? 3, 4, 2, 1, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। जरा समझिए, 2 गैपों के बीच, 2 सदनों के बैठकों के बीच अधिकतम गैप 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 87 ए ऑप्शन में, अनुच्छेद 76 बी ऑप्शन में, अनुच्छेद 85 सी ऑप्शन में, अनुच्छेद 84 डी ऑप्शन में।
तो अंतराल नहीं हो सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णित किया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। राज्यसभा के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, यानी राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जरा देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है 1/3 बहुमत द्वारा, बी साधारण बहुमत द्वारा, सी 2/3 बहुमत द्वारा या डी आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो इसका आंसर होगा बच्चों 2/3 बहुमत द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 पर और देखते हैं 16 कौन सा क्वेश्चन है। देखते हैं 16, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, बी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, सी महान्यायवादी को हटाना या डी लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना। तो यहाँ पर बच्चों यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो कही गई है निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। तो वो आपका है ऑप्शन नंबर कौन से के अंतर्गत पदाधिकारी को हटाने संसद की भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो महान्यायवादी को हटाना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। सिक्किम में का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। जरा इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1 और 3, बी में 2 और 3, सी में 1 और 2 और डी में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य हैं इसके बारे में देखें तो ये हुआ था आपका 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। जबकि अंगल अफगान युद्ध के बारे में बात करें, सुगौली की संधि अंगल नेपाल युद्ध के शासनकाल में के समय हुई थी। कौन से अंगल नेपाल में, ठीक है। और वॉरेन कौन था यहाँ पे, हेस्टिंग्स थी वायसरॉय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है नहीं है, इसके बारे में बताना है। पहला है बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, सुदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा नहीं, ये पत्रिका निकाली गई थी BR अम्बेडकर द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 और देखते हैं 19 में क्या है। वर्ष 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे ए सैयद हुसैन बिलग्रामी, बी जस्टिस गुरुदास बनर्जी, सी ए और बी दोनों सही हैं या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसके बारे में आपके जो सैयद हुसैन बिलग्रामी हैं और जस्टिस गुरुदास बनर्जी हैं, ये दोनों टॉमस रेले अध्यक्षता में समिति में गठित किए थे, सदस्य थे। ठीक है बच्चों, क्या थे, सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। ए 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम, बी 1891 ईस्वी में कारखाना अधिनियम, सी 1911 ईस्वी में कारखाना अधिनियम या डी 1922 में कारखाना अधिनियम। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वो
जो अधिनियम द्वारा 7 वर्ष के कम वर्ष के उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य करने प्रतिबंध लगा, वो था 1881 का कारखाना अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? उदासी संप्रदाय की स्थापना किन में से किस संत ने की थी? तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, ए श्रीचंद हैं ऑप्शन में, बी आपके निरंजन हैं, सी जयनाथ हैं, या डी चंडीदास हैं। तो उदासी संप्रदाय के स्थापना के बारे में अगर बात की जाए तो उदासी संप्रदाय के संस्थापक श्री चंद थे। कौन थे? श्री चंद थे। और श्री चंद कौन थे? श्री चंद गुरु नानक के पुत्र थे। कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और जरा समझते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? ए आत्मसम्मान आंदोलन, बी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सी हरिजन सेवक संघ, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी संस्था अखिल भारतीय अस्पृश्यता से विरोधी लीग था, तो वो थी हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। नेक्स्ट चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यह तुर्की भाषा का प्रवीण था। ठीक है, इसे जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था। इसे इंग्लिश खान अथवा फिरंगी खान की उपाधि प्राप्त हुई थी। उपरोक्त में से किस से संबंधित है कथन? ए है फिंच, बी है हॉकिंस, सी है मिल्टन हॉल, या डी है सर टॉमस रो। तो ये सारी बातें किससे संबंधित हैं बच्चों? ये सारी बातें कैप्टन हॉकिंस से संबंधित हैं, जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के अग्रगामी कहा जाता है? ए रॉबर्ट क्लाइव को, बी वॉरेन हेस्टिंग्स को, सी जॉन कार्टियर को, या डी लॉर्ड हॉलवेल को। तो एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है, वो हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं 25 में क्या कहा गया है। 25 में बच्चों क्या किया गया है? 25 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ठीक है बच्चों, जरा देखते हैं भैया इसके क्या ऑप्शन हैं और क्या सोसाइटी है, इसके बारे में समझते हैं। एक तरफ आपके संगठन हैं और एक तरफ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ज़रा समझते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, देखें संगठन हैं और संस्थापक हैं। सबसे पहले आता है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम कामा द्वारा की गई थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस तारकनाथ दास द्वारा किया गया था। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाते हैं तो 1 2 3 4 क्या मिला है? 1 2 3 4। अगर हम यहीं पर बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए में 1 2 3 4, बी में 2 1 4 3, सी में 4 2 1 3, डी में 3 4 2 1। तो जो सटीक आंसर है वो है 1 2 3 4, यानी सी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
क्या है 26, नीचे दिए गए कूट जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही व्याख्या कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए में ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में कहा गया ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में कहा गया ए सही परंतु आर गलत है। डी में कहा गया ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 पर और देखते हैं 27 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता व भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा था? ठीक है, ऑप्शन समझते हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी राजा राममोहन राय, सी ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से आपको बताना है कि किन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता और राष्ट्रवाद के जनक के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का पिता और राष्ट्रवाद के जनक के तौर पे कहा जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पांड्य से, ऑप्शन बी चौरों से, ऑप्शन सी चोलों से, या ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों से। तो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध है चोलों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासन के समकालीन नहीं थे? किस शासन के समकालीन नहीं थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से अगर हम बात करें तो बाबर के समकालीन नहीं थे, बल्कि अकबर और जहांगीर के दरबार के समय या इनके समकालीन वो थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सल्तनत काल का साम्राज्यवादी युग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। चलिए नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 31। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे किताबें दी गई हैं और उनके राइटर देखते हैं कि कौन से सही सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है लेखक विज्ञानेश्वर ने रचना मिताक्षरा की गई है, सही बात है। माधव ने नकासुर विजय की है, ये भी सही है। जयदेव ने गीत गोविंद किया है, ये भी सही है। गंगाधर की बात करें तो शंकर विजय ये सही नहीं है, क्योंकि गंगाधर ने विद्यारण्य किताब लिखी है। कौन सी लिखी है? विद्यारण्य किताब लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ए इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। बी गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सी
इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, या डी सभी कथन सत्य हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित बातें कही गई हैं। तो बच्चों यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मामल्ल शैली का विकास किस शासक के शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन और या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मामल्ल शैली का विकास अगर हम बात करें तो वो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है खिरिज खान तैमूर का भारत पर आक्रमण किसके समय के शासनकाल में हुआ था? या फिर तैमूर के भारत के पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है खिरिज खां, दूसरा ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, तीसरा ऑप्शन है अबू बकर शाह, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन से तैमूर के समय भारत पर हमला करने वाले दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, तो वो बच्चों कौन सा है? नसरुद्दीन महमूद खान। ठीक है बच्चों, कौन है? नसरुद्दीन महमूद खान। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 क्या कह रहा है हमारा? 35 देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन सा युद्ध किस काल क्रम में हुआ है। तो बच्चों बात करते हैं, दिया गया है दोहरिया का युद्ध, दिया गया है सर पुल का युद्ध, दिया गया है 3 पे खानवा का युद्ध, 4 पे चौसा का युद्ध। तो इनका एक बार हम देखते हैं कि क्या क्रम है। तो सर पुल का युद्ध के बारे में बात करें तो बच्चों ये है हुआ था 1501 में। कब हुआ था बच्चों? 1501 में। खानवे का युद्ध के बारे में देखें तो ये हुआ था 1527 में। चौसा के युद्ध के बारे में बात करें तो ये बच्चों हुआ था 1539 में। कब है? 1539 में। दोहरिए के युद्ध के बारे में बात करें तो ये बच्चों हुआ था 1532 में। तो अब यहीं पे आप इसका क्रम देख सकते हैं। सबसे पहले है 2, फिर उसके बाद है आपका खानवा 3, उसके बाद है आपका पहला दोहरिया और उसके बाद है आपका चौथा चौसा, यानी 2 3 1 4। ऑप्शन देखते हैं। पहले में है 3 2 1 4, बी में है आपका 3 4 1 2, सी में है आपका 2 3 1 4 और डी में है आपका 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4। ठीक है बच्चों, 2 3 1 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और 36 देखते हैं। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था ए तुर्की सरदारों की समानता पर, बी अफगान सरदारों की समानता पर, सी सभी सरदारों की समानता पर या डी राजाओं के दैवीय अधिकार पर। किस पर? राजाओं के दैवीय अधिकार पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लोदियों का राजस्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर था। ठीक है बच्चों, कहाँ पर? अफगान सरदारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 देखते हैं क्या कहा गया है 37 में बच्चों। तो बच्चों 37 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। 37 कह रहा है नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी जिस काल में हमें साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, रिटिन साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, बट वी कैन नॉट रीड इट। तो वो काल कौन सा कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट है इस सभ्यता के लोग लेखन कला का ज्ञान है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कथन ए बिल्कुल सही है और उसका कारण भी
बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। बी तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, बी डी ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों यहाँ पर जो 37 का आंसर होगा वो होगा ए, यानी दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। कौन से बच्चों? 38 पर। देखते हैं 38। समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कहा जाता है। 2, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 3, भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। 4, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो इनमें से कौन से कथन असत्य हैं ये बताना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनमें से त्रिपिटक के बारे में कहें तो वो त्रिपिटक कहलाते हैं बौद्ध साहित्य, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसी के बाद आगम, जैन साहित्य का धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। शाक्य वंश के ही थे बुद्ध, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे असत्यवाद ढूंढने जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्या कह रहा है? वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए, डेविड हेयर के द्वारा, बी, राजा राममोहन राय के द्वारा, सी, जोनाथन डंकन के द्वारा, या डी, राधाकांत देव के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में देखें तो क्या बोल रहे हैं? हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन 1918 में अवध में हुआ था, निम्नलिखित में कौन एक संबंधित नहीं है? चलिए जरा देखते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए, इंदिरा नारायण द्विवेदी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, मदन मोहन मालवीय, या डी, गौरी शंकर मिश्रा। यानी यहाँ पे आपको वो बताना है जो हिंदू किसान उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा से जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे, बाकी सारे उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वॉयसरॉय बेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निम्नलिखित में से किसने किया था? ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सी, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, या डी, महात्मा गांधी द्वारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था आपका क्या? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 समझते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, बी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड बेवल, सी, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड रिपन, सी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर यही 3 सदस्य थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं 43 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत हैं और कार्य क्षेत्र हैं। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन ए शंकर देव असम बताए जा रहे हैं, मलूक दास राजस्थान बताए जा रहे हैं, नासी मेहता गुजरात बताए जा रहे हैं, नामदेव महाराष्ट्र बताए जा रहे हैं। तो मध्यकालीन संत हैं ये। तो अगर हम इन संतों के बारे में देखेंगे तो बच्चों शंकर देव असम से ही रिलेटेड हैं, यानी सत्य हैं। मलूक दास राजस्थान से नहीं हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से संबंध थे, ठीक है। गुजरात नरसिंह मेहता सही है, नामदेव महाराज सही है, और हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं ढूंढना था, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? ए सती प्रथा पर प्रतिबंध, बी रोलेट अधिनियम, सी वुड्स डिस्पैच, या डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा कालक्रम सही होगा, तो वो है आपका रोलेट अधिनियम, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पे एक बार क्रम को देख लें तो जरा बच्चों बात करते हैं। सती प्रथा ये हुई थी 1829 में एक्ट आया था। रोलेट अधिनियम आपका 1919 में आया था। वुड डिस्पैच आपका 1854 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। तो बच्चों सबसे बाद में जो आएगा वो आएगा रोलेट अधिनियम, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 45 देखते हैं। 45 नीचे सूची 1 और दूसरे सूची 2 सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। आप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 85, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1848 से 49, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1824 से 26। तो ए में देखते हैं क्या है। तो बच्चों ए कहता है, अगर हम यहाँ पे कूट अपने हिसाब से मिलाएं तो बच्चों जरा अगर आपको याद हो तो कोशिश करिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बच्चों हुआ था 1775 से 1782 के बीच, यानी ए का एक सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में बात करें तो 1824 से 1826 तक हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो वो 1790 से 1792 में तृतीय हुआ था। द्वितीय आंग्ल के युद्ध के बारे में बात करें तो 1848 से 1849 में हुआ था। तो यहीं पे अगर हम बात करें पहला, चौथा, फर्स्ट 4 3 2 1 4 3 2, और ऑप्शन देखते हैं। ए में 4 2 1 3, बी में 2 1 3 4, सी में 1 4 3 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा 1 4 3 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने किसके पास? 46 के पास। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। 46 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद और एवं इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ हैं? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अरविंद घोष, या डी मदन मोहन मालवीय। तो किसने कहा था भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद एक हैं? वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कव्वालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों ऑप्शन ए कह रहा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या डी खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन देखते हैं ऑप्शन इसमें। मलंग बाबा किसने गांधी जी को कहा था? तो बच्चों मलंग बाबा गांधी जी को किस आंदोलन के दौरान कहा गया था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी पोलियो।
तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करने वाले रोग के बारे में अगर बात करें तो वो है आपका मेनिंजाइटिस प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 49। मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? ए एलर्जी के समय, बी कुष्ठ रोग के समय, सी कोरोना के समय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब बढ़ जाता है बच्चों? तो ये बढ़ जाता है एलर्जी के समय, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा से किस प्रकार संबंधित है? शारीरिक रोध ए ऑप्शन, साइटोकाइनिन बी ऑप्शन, कायकीय रोध सी ऑप्शन, या कोशिकीय रोध डी ऑप्शन। तो मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा से संबंधित है, किसके कारण? ये है आपका कायकीय रोध के कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 देखते हैं। बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? ए बीजावरण, बी बीजांड द्वार, सी भ्रूण, या डी भ्रूणपोष। तो बच्चों वो जाना जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो जाना जाता है भ्रूण के द्वारा। किसके द्वारा? भ्रूण। अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है, वो है भ्रूण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए स्पाइडर वॉर्नर, ऑप्शन बी तारा कछुआ, ऑप्शन सी मॉनिटर छिपकली, या ऑप्शन डी बामन सुअर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता है, तो वो बच्चों होगा स्पाइडर वॉर्नर भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में। मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के सदाबहार, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 52। नेक्स्ट चलते हैं 53 पर। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? जरा इसके बारे में देखते हैं, किसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है इसे समझते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 पर बच्चों। किसको? 54 को। अगला हमारा 54 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। 54 हमारा विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या डी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद्युत जनित्र यानी वो करता है किसे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी आपका जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में सत्य हैं? समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। एक पृथ्वी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं। दो कौन से कथन सही हैं इसको समझते हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न एक न दो। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा दोनों सही हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह के संबंध में आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फाइटोप्लैंक्टन से संबंध में सत्य है। ए, समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बी, दूसरा नंबर, प्राथमिक में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं। तो बच्चों यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए में केवल एक है, बी में केवल दो हैं, सी में एक और दो दोनों हैं, और जबकि डी में न एक न दो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और देखते हैं 56 क्या कह रहा है। 56 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ए, बुध, बी, पृथ्वी, 3 शुक्र और 4 बृहस्पति। तो अंतर ग्रह यानी इंटरनल प्लेनेट में आपका बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, यानी 1 2 3। ऑप्शन देखते हैं कौन से कूट सही हैं। ए, 1 और 3, बी, 2 और 3, सी, 1 2 3 या डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से 1 2 3 पूर्णतः सत्य होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आंतरिक ग्रह के बारे में बात करें तो पृथ्वी बच्चों नहीं होगी। कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर जो बात की गई है वो माना गया है आंसर आयोग द्वारा 1 और 3 को, ठीक है, इंटरनल प्लेनेट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य का हिमालय से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। उत्तराखंड राज्य को ए है आपका कौन सा, उसको जरा समझते हैं। ए है आपका नीति दर्रा, बी है माना दर्रा, सी है सिपकला दर्रा या डी है नाथुला दर्रा। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा दर्रा जोड़ने के लिए है, वो है आपका माना यानी नीति दर्रा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं 58 पर और 58 देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए है, दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन को भविष्य में ए में क्या है, भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है, कारण परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए ऑप्शन में कहा गया है। बी में ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में ए सही परंतु आर गलत है। डी में ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है 59? वर्णांध व्यक्ति किन रंगों को भेद नहीं कर सकता। ऑप्शन ए क्या कहता है वर्णांध व्यक्ति, उसको जरा समझते हैं, किन रंगों पर भेद नहीं कर सकता। ऑप्शन ए आपका है लाल एवं पीला, ऑप्शन बी हरा एवं पीला, ऑप्शन सी सभी रंग, ऑप्शन डी हरे एवं लाल पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस रंगों को वर्णांध नहीं भेद कर सकता, वो है आपके लाल और हरे, दोनों उसे काले दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उनके उत्तर देना है। देखें विचार करके। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई 75-16 किलोमीटर है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा महाराष्ट्र की नहीं, वो कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है बच्चों? आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है सर्वाधिक तटरेखा गोवा की है, बात सही है। तटरेखा की लंबाई भी सही दी गई है। ऑप्शन देखते हैं, ए में 2 और 3, बी में 1 और 3, सी में 1 और 2 और डी में सभी। तो कौन सा होगा? सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की यमुना नदी से मिलती है। तो विंध्य की अगर हम बात करें तो ए बेतवा, बी सिप्रा, सी चंबल, डी सिंध। तो हमीरपुर जिले में यमुना नदी से जो नदी मिलती है वो है आपकी बेतवा नदी। कौन सी है बच्चों? बेतवा नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर।
एथमॉइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ए कपाल में, बी चेहरे में, सी कान में या डी नाक में? तो माउथ वाली जो अस्थि है वो बच्चों पाई जाती है मनुष्य के किसमें? नाक में पाई जाती है। कहाँ पे? नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से देखते हैं 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। 2 नेत्रदान स्वास्थ्य कार्निया का ही दान दिया जाता है। सी नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर लिया जाता है। ऑप्शन डी कार्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही सुटेबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है, तो नेत्रदान मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे नहीं 4 घंटे के भीतर करवाना चाहिए, यानी सी ऑप्शन गलत दिया गया है और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में भी आपको कथन और कारण दिए गए हैं, तो जरा उनको समझते हैं क्या कथन और कारण हैं। और उन्हें समझते हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। अभिकथन ए मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। कारण इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर और देखते हैं 65 में क्या दिया है और उसे समझते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखना है। प्रिटोरियम वृक्क के चारों ओर तरफ से घिरा रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेराकोडियम हृदय के चारों तरफ से घेरने का काम करता है। यकृत मूत्र का निर्माण करता है और वृक्क यूरिया का निर्माण करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये दोनों तो सही सुमेलित लग रहे हैं, लेकिन यकृत हमारा मूत्र का काम नहीं करता है, निर्माण हमारा वृक्क यानी किडनी करती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर में देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा सही होगा देखते हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4 और डी 2 और 3। तो सी हमारा सही उत्तर होगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कूट में सही उत्तर चुनिए। पहला संस्थान दिया है, दूसरा स्थिति दी है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, सस्य वानिकी संस्थान, ठीक है। और इसके बाद दिया गया है आपका सस्य नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी। तो बच्चों केंद्रीय धान संस्थान कहाँ पर है? ये कटक में है। केंद्रीय भारतीय मृदा संस्थान की बात करें तो भोपाल में है। सस्य वानिकी संस्थान की बात करें तो ये आपकी बागवानी झांसी में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिसी का है तो ये आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन क्या बनते हैं? 4 3 2 1। ऑप्शन क्या बने हैं आपके? 4 3 2 1। तो देखते हैं किस में ऑप्शन 4 3 2 1 सही बैठ रहा है। ए में 3 1 4 2, बी में 4 3 2 1, सी में 3 2 1 4, डी में 4 3 1 2। तो कौन सा सही बैठ रहा है बच्चों? बी ऑप्शन हमारा
सही बैठ रहा है, यानी आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। नीचे दो कथन हैं, एक आर कथन ए है और दूसरा आर कारण है। देखते हैं, हृदय शूल को हृदयघात का पूर्वगामी कहते हैं। दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी महसूस करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो बच्चों, यदि हम सही उत्तर का चयन करें तो बात करें, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों, यहाँ पर दोनों में अलग तरह का दर्द होता है। तो हमारे कथन तो सही हैं लेकिन कारण गलत, व्याख्या नहीं है, यानी ए और बी दोनों सही हैं लेकिन ए के कारण के रूप में अगर आर जाने तो वो गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 देखते हैं बच्चों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उनकी पहचान करनी है। कैरोटिड धमनी देखना है, क्या है कैरोटिड धमनी, कहाँ पर होती हैं, मस्तिष्क में होती हैं। कैरोनिन धमनी के बारे में बात करें तो वो हृदय में होती हैं। मेसेंट्रिक धमनी की बात करें तो बच्चों वो क्या होती है, मेसेंट्रिक आहार नाल होती है। और रीनल धमनी आपकी वृक्क होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा होगा, ए में 2 1 3 4, बी में 1 3 4 2, सी में 4 1 2 3 और डी में 3 1 4 2 4, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है उसे समझिए, ग्रास नाली और अमाशय के बीच, बी अमाशय एवं छोटी आंत के बीच, सी छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच, या डी आलिंद एवं निलय के बीच। तो फिक्स स्फिंक्टर कपाट पाया जाता है बच्चों ग्रास नली और अमाशय के बीच, यानी ए ऑप्शन सही है। 70 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है। ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, या डी जल। तो मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन के रूप में जिसे जाना जाता है वो है बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, या ऑप्शन डी रेडॉन। तो अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है, जब भूकंप आता है तब ये दिखती है, रेडॉन प्रवाह होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 समझते हैं और उन्हें जानते हैं। निम्न नदियों पर विचार करना है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा और सोन। उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां यानी पूरब की ओर चलने वाली नदियां हमारी कौन सी हैं, इनको जानना है बच्चों। तो जरा देखते हैं पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं, कौन सी पूर्व से निकलती हैं, उनके बारे में जानना है हमें। तो सिंधु नदी पूर्ववर्ती, सतलज पूर्ववर्ती, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती, स्वर्णरेखा ये पूर्ववर्ती नहीं है, सोन पूर्ववर्ती नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए 2 3 5, बी 1 2 3, सी 1 2 3 4, या डी उपयुक्त सभी। तो कौन सी नदी पूर्ववर्ती नहीं है, जो पूर्व से बहती है, 1 2 3 पूर्व की ओर नहीं बहती हैं पूर्व से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर और समझते हैं 73 क्या कह रहा है उसे ध्यान से। 73 कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म और शुष्क पवन है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तो इनको बताना है उपयुक्त में से कौन सी स्थायी पवन है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ए चिनूकू, बी ब्लैक रोलर, सी सिराकू, या डी फोन। तो ऐसी पवनें जिनका ये प्रॉपर्टीज़ है वो बच्चों हैं आपकी
कौन सी पवनें? वो हैं फोन पवनें। कौन सी पवनें हैं? स्थानीय फोन गर्म पवनें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 74 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 74। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसको सही सुमेलित बताना है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ए लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां, ठीक है। बी हेलोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां। पायरोफाइट नमकीन मिट्टी पर वनस्पतियां। या उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां लिथोफाइट ही होती हैं, ठीक है। हेलोफाइट के बारे में बात करें तो ये आपकी नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं। हेलोफाइट क्या होती हैं? नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां। पायरोफाइट के बारे में बात करें तो ये अग्निरोधी वनस्पतियां होती हैं। तो सही सुमेलित आपकी लिथोफाइट है। अगर हम हेलोफाइट के बारे में बात करें तो हेलोफाइट की ये नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं। पायरोफाइट की बात करें तो अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां होती हैं। पायरोफाइट क्या होती है? अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 75। देखते हैं 75 युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। सूनहर, कौन सी बच्चों? सूनहर सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील्स को जोड़ती है। कील नहर बाल्टिक सागर और आर्कटिक सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे सही सुमेलित है तो वो है आपका, इनमें से कौन सा, उसके बारे में बताना है। तो बच्चों देखते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। किसे? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। ये दक्षिणी जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और सुएज नहर भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है, यानी 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर और देखते हैं 76 क्या कह रहा है। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए जैविक खाद, बी एंटासिड, सी एंटीबायोटिक या डी सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें 76 में, तो 76 का जो ऑप्शन सही होगा वो है जैविक खाद्य के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट 76 के बारे में अगर बात करें तो बच्चों ये 76 का जो सही है वो है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के रूप में जाना जाता है। 77 के बारे में बात करें बच्चों तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर के पठार के क्षेत्र में निवास करती है? ए खिरगिज, बी बोअर, सी यूकाबीर या डी मयूरी। तो पामीर की पठार में खिरगिज जनजाति निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 78 और उसे समझते हैं 78 को। क्वेश्चन नंबर 78 कथन है और उनके कारण दिया गया है और इसको बताना है कि कौन सा कथन कारण सही सुमेलित कर रहा है। अभी कथन पढ़ते हैं। पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है। आर कारण क्या? यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। नीचे दिए गए कूट की सही चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन आर ए की व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन में है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं, ए सही परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं, ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका ए ऑप्शन है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है इसे समझते हैं।
देखो जरा 79, अफ्रीका महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित है। देखते हैं कौन से सम्मिलित हैं। नंबर 1 में दिया गया है जिबूती, नंबर 2 में दिया गया है उगांडा, नंबर 3 में दिया गया है सोमालिया, और नंबर 4 में दिया है इथोपिया, और नंबर 5 में दिया है तंजानिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती है, आपका सोमालिया है, इथोपिया है। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर आपके 1 3 4 हैं। ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 3 4 5 नहीं, 1 3 4, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ए वनुआतु, बी कैलेडोनिया, सी फिजी और डी टोंगा। तो कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप का समूह नहीं भाग नहीं है। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, टोंगा इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर और देखते हैं 81 क्या कह रहा है और उसे समझते हैं। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ए गबोन, बी मालदीव, सी युगांडा या 4 केन्या। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करना है। तो जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। 1 3 4, बी 2 3 4, सी 1 2 3 और डी 1 2 3 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा गुजरती है गबोन, युगांडा, मालदीव, केन्या, यानी 4 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन सत्य कथन ढूंढना है और बताना है कौन सा सत्य होगा। निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। एबोसोनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ओंकाम्बांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप उत्तर पश्चिम में स्थित है। इनमें से कूट 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 3 या डी 1 और 4। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका 1 2 3, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ है राज्य। इनके बारे में बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 नंबर आपका है ए अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, ये भी सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है बच्चों, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर और देखते हैं 84 क्या कह रहा है। यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन ए कह रहा है ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, बी 0.61 मीटर पर सेकंड घट जाएगी, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा या डी उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। तो बच्चों ध्वनि की चाल पर तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, यानी ए इज इक्वल टू हो जा 0.61 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और देखते हैं 85 को। क्वेश्चन नंबर 85 देखें। द्वितीयक इंद्रधनुष के बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है। ए लाल, बी नीला, सी बैंगनी या डी जामुनी। तो द्वितीयक इंद्रधनुष के बाहर हमको बैंगनी या जामुनी रंग दिखाई देता है, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। ए नाइट्रोमीथेन, बी क्लोरोप्रिक्रिन, सी फॉस्फीन या डी प्रिलेथ्रिन। तो नाइट भगाने के लिए मच्छरों को जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो है आपका प्रिलेथ्रिन। कौन सा है बच्चों, प्रिलेथ्रिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
एक क्वेश्चन सही कर लेना बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है, तो वो बच्चों है आपका कौन सा रंग है, बैंगनी रंग है। गलत टिक हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और देखते हैं 87 क्या है। शराब पीने की पुष्टि करने वाला परीक्षण किट कौन सा बच्चों, शराब पीने की पुष्टि करने वाला परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रसायनों का पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ए पोटेशियम डाइक्रोमेट, बी 2 सोडियम डाइक्रोमेट, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कूट देखते हैं 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 और 4 और डी 2 और 3। तो शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है वो हैं आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। करागंडा लोह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कथन देखने हैं और कौन सा सही है इसके बारे में बात करनी है। तो महान हिमालय हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, बात बिल्कुल गलत है। पीर पंजाल कराकोरम या ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। केवल लोह खनिज यूक्रेन की बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। देखें जरा 89। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिणी में स्थित है। ए हल्दिया, बी मर्मुगोआ, सी कांडला या डी पारादीप। तो दक्षिण भी बंदरगाह की अगर हम बात करें तो दक्षिण बंदरगाह में सबसे दक्षिण में मार्मुगोआ बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। क्या विचार करना है। पुष्कर, अरावली पहाड़ी, ओंकारेश्वर, मांधाता पहाड़ी, श्रीशैलम, सतमाला पहाड़ी। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है बच्चों। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे श्रीशैलम ए में दिया 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में केवल 3 और डी में 1 और 3। तो पुष्कर, अरावली पहाड़ी यानी राजस्थान में ये बात बिल्कुल सही है। ओंकारेश्वर, मांधाता यानी मध्य प्रदेश में ये है। श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी में नहीं है। श्रीशैलम की अगर हम बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश का धार्मिक नगर है। ठीक है, श्रीशैलम कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों यहाँ पर केवल ये गलत अटैच है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 91 पर। 91 क्या कहता है। अमलाई, राजमुंद्री, बल्लापुरम औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी पेट्रो रसायन या ऑप्शन डी आपके हैं उर्वरक। तो अम्मालाई, राजमुंद्री, बल्लापुर औद्योगिक रसायन किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये बच्चों हैं कागज उद्योग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 देखते हैं। किस युग में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कोयला क्षेत्र हैं ये। तालछत्र अब स्थिति बताई गई है। तालचर महानदी का तट है। सिंगरौली नर्मदा घाटी है। डी कर्णपुरा दामोदर घाटी है। सी सिंगरौली सोन घाटी है। एक है सिंगरैनी, एक है सिंगरौली। तो बच्चों यहाँ पे सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना की गोदावरी घाटी है। कौन सी बच्चों, तेलंगाना की गोदावरी घाटी। तो बाकी तो सारे सही हैं, केवल यही सही नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% प्राप्त होता है। ए आग्नेय शैलों से, बी कायांतरित शैलों से, सी प्लेसर निक्षेपणों से या उपयुक्त में से सभी से। विश्व में प्राप्त होने वाले अगर हम टिन के लगभग 80% प्राप्त होता है, तो अगर हम इनकी बात करें तो वो है आपका प्लेसर निक्षेपों से, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। देखते हैं निम्नलिखित कथनों के बारे में क्या बात है।
AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। B2 वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 11-12 है। देखते हैं ऑप्शन, केवल एक सही है, बी में दोनों, ये दो सही हैं, सी में दोनों सही हैं, या डी में दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बातें बच्चों पूर्णतः सत्य हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, 94, 95, 96, 97 पर। तो 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? सबसे बाद के बारे में पूछा जा रहा है। ए है औद्योगिक वित्त निगम, बी भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, सी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास निगम, या डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगर हम इनके सन के अनुसार स्थापित करें तो बच्चों सन के स्थापित अगर हम इनकी बात करें तो बच्चों यहाँ पे सबसे लास्ट में जो बनाया गया है वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड बना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है उसे जरा देखते हैं। ऑप्शन ए कथन क्या है इसे पढ़ें। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ठीक है। आर इससे आयात महंगे होंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ये बात कैसी है इस पर जरा ध्यान से देखना है। आयात महंगे और निर्यात सस्ता हो जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है। ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। इसको जरा देखते हैं और समझते हैं 97 क्या कह रहा है। तो 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्य में सम्मिलित है। ए पूंजी निर्माण में, बी संतुलित विकास क्षेत्रीय विकास में, सी संसाधनों आवंटन में, या 4 रोजगार सृजन में। ए 2, 3, 4, बी 1, 3, 4, सी उपरोक्त सभी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करें ये सारों के चारों सही सुमेलित हैं, यानी चारों फैक्टर काम करते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। देखते हैं 98 क्या कह रहा है। 98 कह रहा है क्या, उसे ज़रा समझते हैं। तो बच्चों 98 विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। नंबर 1 महासागरीय पेटी, बी अटलांटिक पेटी, या सी मध्य महासागरीय पेटी, या 4 परिप्रशांत पेटी। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं अगर हम इसके बारे में बात करें तो बच्चों आपके मध्य महासागरीय पेटी और प्रशांत महासागरीय पेटी में, यानी जिसे आप अग्निवलय फायर रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन देखें 1 और 3, 3 और 4, 2 और 4, केवल 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलिक्स संगठन का सदस्य नहीं है, यानी बेनिलिक्स का संगठन का सदस्य नहीं है। ए बेल्जियम, बी नॉर्वे, सी नीदरलैंड, या डी लग्जमबर्ग। तो बच्चों बेनिलक्स का संगठन सदस्य नहीं है, इसका आंसर होगा नॉर्वे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ए खाद्य एवं कृषि संगठन, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी विपणन एवं निक्षेपण निदेशालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो एगमार्क का जो मार्क
निर्धारित किया जाता है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की गई है और शेयर सूचकांक के बारे में बताए गए हैं। तो जरा देखते हैं इनके शेयर सूचकांक। तो जरा देखते हैं इसमें स्टॉक एक्सचेंज हैं और शेयर सूचकांक हैं। जर्मनी वाले शेयर सूचकांक को मिडडेक्स बोला जाता है, ये बात सही है। थाईलैंड वाले सूचकांक को सेट बोला जाता है। यूएसए वाले सूचकांक को टाइएक्स बोला जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। टाइएक्स जो है बच्चों वो ताइवान के सूचकांक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बच्चों? ताइवान के सूचकांक को, यानी बात यही बिल्कुल गलत है। इंग्लैंड के FTSE 100 जाता है और ये बात यानी यूएसए का और ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 102। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। 2. मुद्रा अपस्फीति में ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? A. केवल एक, B. केवल 2, C. 1 और 2 या D. न 1 न 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है के बारे में, तो यहाँ पे मुद्रास्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, बात सही है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। कौन से बच्चों? 103। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या बताना है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका साइप्रस निकोसिया, सही सुमेलित है। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद राजधानी, सही सुमेलित है। बोत्सवाना गैबरोन, सही सुमेलित है। नामीबिया के बारे अगर बात करें तो उसकी राजधानी विक्टोरिया नहीं बिडहॉक है। क्या है बच्चों? बिडहॉक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखते हैं भाई। असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो जो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता वो बच्चों कौन कौन से हैं? तो ज़रा देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में दिया गया है केवल 3, ऑप्शन में दिया गया है 3 और 5, ऑप्शन में केवल 5 और ऑप्शन में 2 और 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो नागालैंड के साथ सीमा साझा बांग्लादेश के साथ नहीं करता है वो हमारा है मणिपुर और नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ए. राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, बी. कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय, सी. शिक्षा मंत्रालय या डी. भारतीय स्टेट बैंक एवं कृषि मंत्रालय। तो जीवा कार्यक्रम कौन चला रहा है बच्चों? तो जीवा कार्यक्रम ICAR या नाबार्ड बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से प्रमुख योजनाओं में कौन से कालक्रम अनुसार सबसे बाद में स्थापित हुई है? इसमें जरा बात करनी है कौन सी सबसे बाद में हुई है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करें तो ये 25 जून 2015 से शुरू हुई है। श्यामा प्रसाद कृषि मुखर्जी रूरल वाले में अगर हम बात करें तो ये बच्चों हुई है 21 फरवरी 2016 को। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात करें तो ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो सबसे बाद के क्रम में अगर हम स्थापित करेंगे तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हुई है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक देश
गेहूं के उच्चतम उत्पादक में प्रथम स्थान रखता है? ए चीन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी फ्रांस। तो बच्चों गेहूं के उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। किसका है बच्चों? चीन का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए स्वर्ण भंडार में विश्व का प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, समझते हैं। स्वर्ण के उत्पादन और प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का है। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, इनके बारे में पता करना है। तो बच्चों इनमें से केवल एक कथन सत्य होगा। देखते हैं, 1 और 2, बी 1 और 3, सी केवल आपका 3 और डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा कथन सत्य है बच्चों? तीसरा कथन सत्य है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 देखते हैं। 109 क्या है? तापीय विलोमता आशय है। ए बढ़ती ही ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान पर, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटते तापमान पर, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर तापीय विलोमता बढ़ती ऊंचाई के साथ ताप का बढ़ना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कानात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। नंबर 1 मध्य पूर्व में, पश्चिम यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या चीन में। तो कनात सिंचाई व्यवस्था बच्चों अपनाई गई थी मध्य पूर्व में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 और देखते हैं इसमें क्या है 111 में। तो बच्चों 111 में क्या है? आपका कूट दिए गए हैं और उन कूटों के अनुसार आपको क्या करना है? अपना कारण और आर के बारे में बताया गया है। अभी कथन देखिए, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। ये दोनों कारण और कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन देखते हैं। कथन ए कह रहा है ए कारण दोनों सही हैं। ए आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। किस पर बच्चों? 112 पर। और देखते हैं 112 क्या कह रहा है। 112 उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों का काटकर निम्नलिखित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु व्याख्यात है? ए महोबा, बी श्रावस्ती, सी चित्रकूट या डी कौशाम्बी। तो 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर फेमस है, तो वो जिला है बच्चों उत्तर प्रदेश का महोबा, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? ए बुलंदशहर, बी बरेली, सी रामपुर या डी बिजनौर। तो कहाँ पर सुमेलित है? बुलंदशहर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ए उत्तर प्रदेश वस्त्र औद्योगिक संस्थान, बी राजकीय चर्म संस्थान, सी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र या डी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से एक कानपुर में स्थित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा संस्थान स्थित नहीं होगा? इसके बारे में बात करें तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये नोएडा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में स्थित नहीं है। ठीक है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। कहाँ पर है बच्चों? प्रयागराज में। बाकी सारे केंद्र आपके कानपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं 115। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का केंद्र संस्थागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कहता है महाजन और साहूकार, बी कहता है आढ़तिया, सी कहता है व्यापारी या डी कहता है सहकारी समितियां। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा सही है? डी सहकारी समितियां सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नागरिक जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी संत कबीर नगर या डी
महाराजगंज। तो बच्चों यहाँ पर जो जिला नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे न्यूनतम आबादी रखता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो होगा आपका श्रावस्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 और देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करना। देश में कुल नगरीय जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79 है। वर्ष 2011 में गणना अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक ए ऑप्शन में, केवल दो बी ऑप्शन में, एक और दो तीन ऑप्शन में, या न एक न दो डी ऑप्शन में। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जिसका स्थान आता है वो है आपका महाराष्ट्र। पहले स्थान पर किसका स्थान है? महाराष्ट्र का स्थान आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन से पे है? 2 पर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा के स्थापित पहला महाविद्यालय था। 2 राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। सभी कथन सत्य हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो बच्चों यदि हम बात करें यहाँ पे भारत खंडीय महाविद्यालय शिक्षा के संगीत के क्षेत्र में सही है बात ये। राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, ये भी बात सही है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र गोरखपुर में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मथुरा में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलें 119 पर। बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को अनुसरण करती है? ए बैगा, बी खरवार, सी महागिरी, या डी भोक्सा। तो कौन सी करती है बच्चों? महागिरी अनुसरण करती है इस्लाम धर्म का। नेक्स्ट चलते हैं 120 में। 120 देखते हैं बच्चों, 120 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। मेला है और आयोजन स्थल हैं, तो कौन सा इसमें सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है इसके बारे में? ध्रुपद मेला बनारस में ही होता है, पशु मेला बटेश्वर आगरा में ही होता है, सोरू मेला एटा कासगंज में होता है, यानी तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए में 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2, या उपयुक्त सभी, तो सभी सही हैं, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नंबर 121 देखते हैं बच्चों। 121 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। पल्मा रेशियो संबंधित है। ए पर्यावरण क्षति मापन से, बी आय विषमता के मापन से, सी बेरोजगारी से, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पल्मा रेशियो संबंधित है बच्चों आपका आय विषमता से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 122। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? ए पंजाब और मिजोरम, बी उत्तर प्रदेश और पंजाब सर्वाधिक और अनुसूचित जाति न्यूनतम, उत्तर प्रदेश और मिजोरम, या डी उत्तर प्रदेश और मेघालय। तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है और सबसे कम की बात करोगे तो मिजोरम में निवास करती है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। बनारस स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ए रानी अहिल्याबाई, बी हरिश्चंद्र ने, या सी रानोजी सिंधिया ने, या डी काशी नरेश ने। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा रानी अहिल्याबाई द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं 124 पर। सतत स्थायी विकास प्रकार की अवधारणा संबंधित रखता है। जरा ऑप्शन देखते हैं। नियतिवादी अवधारणा से, संभववादी अवधारणा से, नवनियतिवादी अवधारणा से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अवधारणा निर्धारित रखता है बच्चों नवनियतिवादी अवधारणा से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। किस पर बच्चों? 125 पर। देखते हैं 125। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी।
एक वर्ष 2017-18 के बजट में, बी वर्ष 2018-19 के बजट में, सी वर्ष 2019-20 के बजट में, या डी 2016-17 के बजट में। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन विंडो की स्थापना की गई थी, तो इसका ऑप्शन होगा 2018-19 के बजट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की? ए मिस्र ने, बी पराग्वे ने, सी अर्जेंटीना ने, या डी सऊदी अरब ने। तो ये सदस्यता ग्रहण की बच्चों मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 127। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, या डी त्रिपुरा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने रेणुका जी बांध परियोजना की नींव कहाँ पर रखी है, इस पर अगर विचार करें तो ये होगा बच्चों आपका कहाँ पे, ये बच्चों होगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 पर और देखते हैं हाल ही में घोषित 68वें फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, बी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, सी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, या डी सभी युग्म सही सुमेलित हैं। तो बच्चों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार हाल ही में दिया गया था वो आपके धनुष को नहीं बल्कि दो लोगों, एक सूर्या और दूसरे थे आपके अजय देवगन। किसको दिया गया था? अजय देवगन को। ठीक है, तो सूर्या और अजय देवगन को दिया गया था, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है? ए सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 129। निम्न हाल ही में जरा देखें जारी करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है, बी 2 नंबर। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है, 3 भारत, मर्तानिया और तंजाकिस्तान का संयुक्त 87वें स्थान पर हैं। तो बच्चों यहाँ पर कूट में कौन सा सही है? ए 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1 और 2 और डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं यहाँ पे वो पूर्णतः सत्य हैं और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक के भारतीय शहर 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ए वाराणसी, बी नासिक, सी मथुरा, या डी रामेश्वर। तो संघाई संगठन द्वारा हाल ही में अपनी सांस्कृतिक राजधानी जिस शहर को घोषित किया है वो है आपका बच्चों वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। 131 देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दूधवाणी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम OECM स्थल का दर्जा IUCN द्वारा प्रदान किया गया है। यह पार्क अवस्थित है ऑप्शन ए गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन बी जैसलमेर राजस्थान में, ऑप्शन सी नोएडा उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश में। तो बच्चों अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम IUCN घोषित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इस पर अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम हरियाणा वाले को किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 133 पर।
मई 2022 में टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं। 2, वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। तो जरा देखते हैं इसमें कौन सा बातें सही हैं। तो जरा देखें, केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना 1 ना 2 सही हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस की, तो टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस आपके पहले अफ्रीकी हैं, लेकिन वो किसी भी स्वास्थ्य मंत्री विदेश मंत्री नहीं थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। 134 देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों में सूची में शीर्ष स्थान पर है। ए वैंकूवर कनाडा, बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी वियना ऑस्ट्रेलिया या डी कोपेनहेगन डेनमार्क। तो रहने योग्य जो शहर है वो है बच्चों वियना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सत्य कथनों पर चयन करें। पहला, इसका आयोजन भारत एवं अमेरिका के मध्य किया गया। दूसरा, यह युद्ध अभ्यास बकलोहो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए कूट 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही हैं, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी ना 1 ना 2 दोनों गलत हैं। तो अगर हम वज्र प्रहार के बारे में बात करें, ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के पास और देखते हैं 136 क्या कह रहा है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। ऑप्शन ए शिमला में उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, बी मुंबई महाराष्ट्र में, सी पुणे महाराष्ट्र में या डी उत्तराखंड देहरादून में। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव कहाँ पे हुआ है, इसके बारे में बात करें तो ये हुआ है शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए अहमदाबाद में, बी बनारस में, सी शिमला में या डी गांधीनगर में। तो कहाँ पे किया गया है बच्चों, अहमदाबाद में किया गया है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 138। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है। ए समीर वी कामत, बी श्रीकांत रेड्डी, सी प्रकाश चंद्र अग्रवाल या डी सलभ चतुर्वेदी। तो हाल ही में किन्हें DRDO के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति हैं समीर वी कामत, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ए डेनिस मुक्वे, बी एंजेला मार्केल, सी जूलियन लुसाम्बे या डी फरीदा अहमद। तो शरणार्थियों की समस्या के लिए काम करने के लिए जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 और 140 को समझते हैं क्या है 140 में। तो जरा देखते हैं 140 क्या कह रहा है। 140 कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, पटवई रामपुर 2000 उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो 24 अप्रैल 2022 को यह अभियान शुरू किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और पहला पटवई भारत का पहला अमृत सरोवर है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2, डी में ना 1 ना 2। तो सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। 141 देखते हैं हम लोग।
हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित कर लिया गया? ए उत्तराखंड, बी केरल, सी सिक्किम या डी लद्दाख में। तो बच्चों, पहला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया है, इसकी बारे में बात करें तो ए उत्तराखंड, बी केरल या सी सिक्किम या डी आपका लद्दाख। तो ये स्थापित किया गया है प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 142। इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी मदन लाल या डी राहुल द्रविड़। तो उस क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, लिसेस्टर स्थित ग्राउंड का नाम। नेक्स्ट चलते हैं 143। जुलाई 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी के 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का किया गया। निम्नलिखित में से किस देश को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? ए आइवरी कोस्ट, बी कजाकिस्तान, सी कंबोडिया या डी कजाकिस्तान। तो बच्चों, इसमें ए आइवरी कोस्ट, बी उज्बेकिस्तान, सी कंबोडिया, डी कजाकिस्तान। तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा बच्चों कजाकिस्तान को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 144 पर और देखते हैं जून 2022 में G7 राष्ट्रीय का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? ए स्लॉस एल्माउ जर्मनी, बी क्यूबेक कनाडा, सी केंटुकी यूएसए या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा स्लॉस गालमाउ जर्मनी को 48वां शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145 पर। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। जरा देखते हैं क्या कथन है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन है हाल यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार की जाती है। 2 इस सूचकांक को आइसलैंड के शीर्ष संस्था प्राप्त हुआ है। 3 यह सूचकांक भारत का 135वां स्थान है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार इसके कथन के बारे में जांच करनी है। तो देखते हैं कौन सी बातें सही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये बात तीनों की तीनों सत्य हैं। ऑप्शन ढूंढते हैं। ए में 1 और 3, बी में 1 और 2, सी में 2 और 3 और डी में 1 2 3 4, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के पास और उसे समझते हैं। हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन बना? ए हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, सी केरल या डी गुजरात। अपना स्वयं का इंटरनेट शुरू करने वाला जो राज्य बना है वो बच्चों बना है केरल। कौन सा बच्चों? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। 147 देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों को हाई स्कूल पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस योजना की शुरुआत की पहल हाल ही में की गई? ए श्रेष्ठ, बी समर्थ, सी शक्ति या डी सामर्थ्य। तो बच्चों, यहाँ पर जो सेवा शुरू की गई वो है आपकी श्रेष्ठ। कौन सी बच्चों? श्रेष्ठ नाम की से पढ़ने वाले छात्रों के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? BBB1454 इंट्रेनेजल, ABB351 इंट्रेनेजल, CBA221 इंट्रेनेजल या ACD101 इंट्रेनेजल। तो बच्चों, यहाँ पे जो सीधे दी जाती है उसका नाम है BBB154 इंट्रानेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 पर चलें। 149 देखते हैं बच्चों। 149 और 149 देखें। लोक कला प्रदर्शन कला क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान।
तो वो जिसने शुरू किया है वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर और डी केरल। तो वो किया गया है बच्चों अपना जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह बच्चों आज हमने ध्येय IAS संस्थान का पेपर सॉल्व किया UPPCS 2023 से संबंधित। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर का PDF पाने के लिए आपको क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन करना है और वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, असुविधा हो रही है, तो आप सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर ऑफिशियल एग्ज़ामोफोबिया नाम से सर्च करके हमारे चैनल पे को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इस तरह आज हमने 2 पेपर सॉल्व किए। आप इनको मन लगाकर ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए और उनकी बारीकियों को सीखिए। जय हिंद।